Hello everyone, so I am CA Chaitanya Bhavkar and I welcome all of you to the CA Foundation Business Economics class. So we have already started the determinants of supply यानी कि चैप्टर 2 का यूनिट 3 जो कि है सप्लाई, उसके अंदर हमने देख लिया था मीनिंग ऑफ सप्लाई या इफेक्टिव सप्लाई जिसको आप बोल सकते हो। और अभी हमने चालू किया है डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, जिसके अंदर हमने पहले दो डिटर्मिनेंट ऑलरेडी देख लिए जो कि थे हमारे प्राइस ऑफ द गुड एंड प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। करेक्ट। हमने सबसे एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसके अंदर देखा है, एक सेकेंड में नोट्स पे आता हूँ अपने। ये देखो, ये मैं अपन ने अभी डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई चालू किया। ओके, यहाँ पे ये वाला हम पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हमने ऑलरेडी हाँ ये डिटर्मिनेंट हमने देखना चालू किया है, जिसके अंदर हमने सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये देखा था सबसे पहले तो कि आपका प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट ऑफ द फर्म या प्रॉफिट ऑफ द बिजनेसमैन डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, प्राइस ऑफ द गुड्स एंड कॉस्ट ऑफ द गुड्स। राइट। जितना आप प्राइस ऑफ द गुड बढ़ाते जाओगे, मतलब आप जो प्राइस चार्ज करने वाले कस्टमर को जितना प्राइस बढ़ाओगे उतना आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, या फिर आप जितना कॉस्ट कम करोगे उतना भी आपका प्रॉफिट बढ़ सकता है। तो दोनों भी, अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो आइदर यू हैव टू इंक्रीज द प्राइस और डिक्रीज द कॉस्ट। ध्यान में आ गया आपको? चलो, तो इसी फॉर्मूले पे बेस्ट, इसी प्रिंसिपल पे बेस्ट है हमारा तीसरा डिटर्मिनेंट जो कि है हमारा कॉस्ट। ठीक है, देखो थर्ड डिटर्मिनेंट लिखो। थर्ड डिटर्मिनेंट, प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या मतलब है प्राइसेस का? प्राइसेस बाद में, सबसे पहले तो ये बताओ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का क्या मतलब है। मुझे अगर किसी भी चीज का प्रोडक्शन चालू करना है, मान लो मुझे ये बनाना है अपना इलेक्ट्रिसिटी के जो बोर्ड्स आते हैं ना, लाइट के बोर्ड अपने जो घर पे लगाते हैं ना पर इसके अंदर ऐसे बटन्स होते हैं, एक ऐसा स्विच बोर्ड रहेगा जिसके अंदर ये आप पिन लगा सकते हो, है ना। ऐसे ये मुझे इसका अगर मान लो मुझे मैन्युफैक्चरिंग चालू करनी है तो मुझे क्या क्या चीजें लगेगी? हम्म? मुझे चाहिए फैक्ट्री। फैक्ट्री फैक्ट्री मतलब फैक्ट्री के लिए मुझे चाहिए पहले तो लैंड, फिर उसके ऊपर शेड लगेगा, मुझे फर्नीचर चाहिए। अब ये अगर मैं मशीनरी वगैरह लगा दूं तो मेरा ऑटोमेटिकली तो काम चालू नहीं हो जाएगा ना। डायरेक्टली मेरा प्रोडक्शन, मैं एक बटन दबा दूं प्रोडक्शन चालू हो गया, ऐसा तो नहीं होगा। मुझे रॉ मटेरियल भी लगेगा इसके साथ में। करेक्ट, रॉ मटेरियल चाहिए। मैंने रॉ मटेरियल भी परचेस कर लिया, लेकिन फिर भी मेरा प्रोडक्शन चालू नहीं होगा अभी, क्योंकि मुझे लेबर भी तो लगेगा, क्योंकि वो मशीन ऑपरेट करने वाला कोई ना कोई आदमी है। वो मशीन में इनपुट डालने को, मशीन से जो फिनिश गुड्स निकलेगा उसको निकालने को, उसका पैकेजिंग करने को, ट्रक आया तो उसके अंदर भरने को, ये सब चीज़ों के लिए तो मुझे कोई ना कोई आदमी लगेगा। उसका बिल बनाना पड़ेगा, कस्टमर को देना पड़ेगा, उसके लिए अकाउंटेंट चाहिए, उसको मार्केटिंग करनी पड़ेगी मार्केट में जाके, उसके लिए मार्केटिंग के बंदे चाहिए, सेल्स सेल्स के बंदे चाहिए, हर एक चीज़ में मुझे लोग लगेंगे। तो ये हो गया लेबर। जैसे नॉर्मली अकाउंटिंग का अगर आपका चालू हो गया ऑलरेडी तो वहां पे आपने देखा होगा वेजेस एंड सैलरी अलग अलग करते हैं। जो ऑफिशियल वर्क करते हैं लोग उनको सैलरी बोला जाता है, जो फैक्ट्री में काम करते हैं उनको वेजेस। लेकिन यहाँ पे इकोनॉमिक्स में वैसा कोई इन्होंने डिफरेंस नहीं किया है। यहाँ पे सिंपली लेबर लिखोगे आप, जो भी आपके पास लोग हैं काम करने को, वो फैक्ट्री में होंगे, ऑफिस पे होंगे, मार्केटिंग वाले होंगे, जो भी होंगे वो सारे के सारे लेबर है आपके। ये सारा का सारा इंतजाम करने के लिए यहाँ तक आपको परचेस करना है, इनको आपको वेजेस देना है, ये सब करने के लिए आपको फंड्स लगेंगे, पैसा लगेगा, है ना। पैसा लगेगा। करेक्ट। मशीनरी लगेगी, मशीनरी अपना लिखना रह गया था ऊपर, नहीं मशीनरी हो गया। और ये सब चीजें करने को कोई तो बंदा चाहिए ना जो कर रहा हो, मतलब वो एंटरप्रेन्योर भी लगेगा। एंटरप्रेन्योर भी लगेगा। एंटरप्रेन्योर मतलब वो बिजनेसमैन जो ये सारी जो चीजें, लैंड है, शेड है, फर्नीचर है, मटेरियल है, मशीनरीज है, रॉ मटेरियल, लेबर, वो सबको एक साथ लाता है, उनसे काम करवाता है, कुछ प्रोडक्शन करता है, फिर उसको सेल करता है और फिर प्रॉफिट कमाता है। वो होता है एंटरप्रेन्योर।
तो अगर मैं इसको समराइज करूं, ये सारी चीजों को अगर मैं समराइज करना चाहूं, तो सबसे पहले मुझे चाहिए एंटरप्रेन्योर। करेक्ट। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले मुझे चाहिए एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर जो कि बिजनेस करता है। उसके बाद में मुझे चाहिए लैंड। करेक्ट। ये लैंड मेरी खुद की होगी, ओन्ड हो सकती है या फिर रेंटेड हो सकती है। बराबर। तीसरा मुझे चाहिए कैपिटल। कैपिटल। और चौथा मुझे चाहिए लेबर। ये जो है चार चीजें, ये पूरा का पूरा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो भी चीज लगती है बिजनेस करने को, जो भी चीज लगती है गुड्स मैन्युफैक्चर करने को, ये सारी की सारी ये चार पे बैठ जाएगी। लेबर को जो आप है उसको आप दोगे वेजेस। वेजेस। ये जो सारी चीजें लगेंगी आपको, शेड लगेगा, फर्नीचर लगेगा, मशीनरीज लगेंगी, ये सारी चीजें के लिए आपने कैपिटल चाहिए। कैपिटल आपके पास नहीं है तो बैंक से लोन लोगे। आपका पैसा हो या बैंक का पैसा हो, इकोनॉमिक्स से मान के चलता है कि उनको ब्याज तो आपको देना पड़ेगा। आप बोलोगे सर मेरा अगर खुद का पैसा है तो मैं ब्याज क्यों लूंगा? अरे यहाँ पे ऐसा एनालिसिस है कि ये अगर आप बिजनेस नहीं चालू करते और यही पैसा आप कहीं बैंक में जाके एफडी करवा देते तो आपको ब्याज मिलता है या नहीं मिलता? मिल जाता था। तो ये पैसा आपने एफडी ना करते हुए आपके बिजनेस में डाला, तो आपको इसका ब्याज मिलना चाहिए कि नहीं? आपका हक है ना। आप लो मत लो वो अलग चीज हो गई, कि आप एंटरप्रेन्योर है कि भाई मैं बिजनेस में से ब्याज नहीं लूंगा, वो अलग चीज है। बट बिजनेस ने उसका, बिजनेस ओनर ने उसका पैसा लगाया ना उसमें, तो उसको ब्याज तो मिलना चाहिए। आप बोलोगे सर हमें प्रॉफिट भी तो मिल रहा है ना। 2 मिनट रुक जाओ, वो भी क्लियर करता हूँ। 2 मिनट के अंदर क्लियर करूंगा। अभी के लिए सिर्फ याद रखना, कैपिटल को मिलेगा इंटरेस्ट। ठीक है। क्या मिलेगा कैपिटल को? इंटरेस्ट। लैंड है तो उसको क्या मिलेगा? रेंट। फिर से वहां पे वही क्वेश्चन है कि अगर मेरी खुद की लैंड है तब मैं रेंट तो नहीं लेता हूं, लेना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स बोलते हैं लेना पड़ेगा, क्योंकि एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। अभी आप बोलोगे सर अगर मेरा बिजनेस है तो मैं तो प्रॉफिट लूंगा ना ही मैं रेंट लूंगा अगर मेरी जगह है तो, ना ही मैं इंटरेस्ट लूंगा। लेकिन इकोनॉमिक्स ये बोलता है कि एंटरप्रेन्योर का काम क्या है। आगे चल के वो भी आएगा आपको, थियरी ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट करके चैप्टर है, उसके अंदर और डिटेल में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए समझो इकोनॉमिक्स क्या बोलता है, कोई भी बिजनेस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, कोई भी जो मतलब क्या बोल सकते हैं कि रियल बिजनेस के अंदर जो थेरीज है उनका बोलना है कि एंटरप्रेन्योर का काम क्या है। एंटरप्रेन्योर का काम है उसका नई आइडियाज लाना कुछ। जैसे आप स्टार्टअप देखते हैं जोमेटो, ये नई आइडिया आ गई। जोमेटो से पहले ऐसा कोई बिजनेस था ही नहीं कि जिसके अंदर होटल से आपको खाना घर पे पहुंचाया जाएगा। जोमेटो का खुद का कोई होटल नहीं, रेस्टोरेंट नहीं, शेफ नहीं, कुक नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। पर आज इंडिया का 90% लोग जो खाना खाने का सोच रहे, कभी भी डिलीवरी करने का सोच रहे, तो जोमेटो, स्विगी, फूड पांडा यही से कर रहे हैं आप। खाना खाने के लिए आपको होटल से पहले किसकी याद आती? जोमेटो की याद आ जाती। वाई सो? क्योंकि उसका जो फाउंडर है उसने आइडिया निकाली कि अरे हम ऐसा कुछ निकालेंगे कि जो रेस्टोरेंट से जाके फूड डिलीवरी का ये करेगा, ऐप निकालेंगे, मोबाइल पे बैठ के आराम से ऑर्डर करेगा। उसके पहले नहीं होता था कि होम डिलीवरी होता था, किसी होटल वाले से आपकी पहचान हो गई, उसको फोन करेंगे। पर इसमें कितना कुछ है ना, पहले पहचान चाहिए, उसका नंबर चाहिए, उसको फोन करो, वो काउंटर पे अवेलेबल चाहिए, उससे मेनू मंगाना पड़ेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा, उसके अंदर से ऑर्डर आपको डिसाइड करना पड़ेगा, फिर वो ओनर को बोलो, फिर वो वेटर को बोलेगा, फिर वो शेफ को जाके बोलेगा, फिर कोई तो भी ऑर्डर डिलीवर करेगा, वो भी अगर वो वेटर या वहां पे बंदा खाली है तो। अगर रेस्टोरेंट पे बहुत भीड़ है तो वो बोलेगा साहब अभी पॉसिबल नहीं है। करेक्ट। ये सब लफड़े थे। अभी जोमेटो पे जाओ, सिंपल ऑर्डर कर दो, किसी से कुछ नहीं करना है आपको, विद इन हाफ एन आवर आपको ऑर्डर मिल जाएगा। ये उसने आइडिया निकाला। तो कोई भी बिजनेस इंस्टीट्यूट, कोई ये इकोनॉमिक्स का चैप्टर या कोई भी बिजनेस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, कहीं पे भी कोई भी थ्योरी आप पढ़ लो बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो उनका बोलना ये है कि एंटरप्रेन्योर का काम क्या है। एंटरप्रेन्योर का काम है कि वो कोई नई आइडिया निकाले और वो आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो ये तीन चीजों को साथ में लाए। कौन सी तीन चीजें? लैंड, कैपिटल और लेबर। ये तीन चीजों को साथ में लाए। अब वो कहाँ से लाएगा वो उसको नहीं मालूम। किसी से लैंड रेंट पे ले सकता है, खुद की लगा सकता है, पैसा बैंक से जाके फाइनेंस ला सकता है, शेयर होल्डर से फंड ले सकता है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनी शेयर होल्डर से पैसा लेती है, वो हो सकता है, या खुद का पैसा लगाए, कहीं से भी लाए, और लेबर लाए, वेजेस। तो ये तीन चीजें वो जो ला रहा है, वो उसका खुद का काम ये नहीं है उसको कि उसने खुद ही लाना चाहिए, वो बाहर से लाएगा। तो उसको बाहर से अगर लाया तो लैंड वालों को रेंट देना पड़ेगा, जहां से कैपिटल लाया उसको ब्याज लेना पड़ेगा, लेबर को वेजेस देने पड़ेंगे। लेकिन अगर वो एंटरप्रेनर मान लो इसमें से कोई भी चीज खुद की लाता है,
अगर उसकी खुद की लैंड है, उसका खुद का पैसा है कैपिटल, या उसका खुद का लेबर है, लेबर यानी कि वो खुद कुछ काम करता है बिजनेस में, सिर्फ आइडिया निकाल के उसको ऑर्गेनाइज करके काम नहीं करवा रहा है वो, सिर्फ सीईओ या फाउंडर का, उसमें से कुछ काम भी कर रहा है वो, तो उसका खुद का वेजेस भी तो उसको देना पड़ेगा ना। ये तो ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए कि बैंक से अगर लिया तो उनको ब्याज देंगे, लेकिन इंटरप्रेनर का खुद का पैसा है तो उसको नहीं। शेयर होल्डर का पैसा लाया तो डिविडेंड देते कि नहीं देते? देते। बैंक से पैसा लाया तो ब्याज दे रहे या नहीं दे रहे? दे रहे। पर एंटरप्रेनर को इंटरेस्ट नहीं दे रहे आप, क्यों नहीं दे रहे भाई? उसने क्या पाप किया ऐसा? उसका खुद का बिजनेस है, उससे प्रॉफिट ही लेगा क्या वो? क्यों? ये इंटरेस्ट भी तो लेना चाहिए ना उसने उसने कैपिटल भी लाया। एंटरप्रेनर का ये काम नहीं कि वो उसका खुद का ही पैसा लाए। एंटरप्रेनर का काम है तीन चीजों को साथ में लाए, लैंड, कैपिटल एंड लेबर, और साथ में लाके उनसे बिजनेस आइडिया का इम्प्लीमेंटेशन करे। तो बाहर से अगर लाता था तो ये चीजें देता था, तो वो अगर खुद से लाता है तो खुद को भी उसने लेना चाहिए, उसने खुद ने इंटरेस्ट भी लेना चाहिए। अगर वो कुछ काम करते हैं तो उसने वेजेस भी लेने चाहिए, मतलब सैलरी। तो देखना ये बड़े बड़े बिजनेसमैन जो स्टार्टअप्स वगैरह होते हैं ना, पेटीएम हो गया, जोमेटो हो गया, फूड पांडा हो गया, ये लोग सीईओ बोल के काम करते हैं ना, एज ए सीईओ, तो सीईओ की सैलरी भी उठाते। यकीन नहीं आ रहा है? एक चीज ध्यान में रखो, और कभी भी पेपर में पढ़ते टाइम पे, किसी से बात करते टाइम पे ऑब्जर्व करो, बड़े बड़े स्टार्टअप्स लॉसेस में। डू यू एग्री और नॉट? पेटीएम लॉस में है, जोमेटो लॉस में है, फ्लिपकार्ट लॉस में है, इवन अमेजोन भी लॉस में है। लगता नहीं होगा आपको, लेकिन अमेजोन भी लॉस में। लेकिन इसके जो बिजनेस ओनर्स है, इसके जो सीईओ है, वो तो बहुत गब्बर हो चुके हैं। उन्होंने तो इतना पैसा कमा लिया कि आप बस सपना ही देखो कि, मतलब उन्होंने स्टार्ट जो किया, जीरो से स्टार्ट करके जो मुकाम पे आज पहुंचे, वो जबरदस्त पैसा कमाया उन्होंने। कैसे कमाया? अगर बिजनेस लॉस में है तो ये बिजनेस ओनर कैसे पैसा कमा रहे? वो इसलिए पैसा कमा रहे क्योंकि वो खुद की सैलरी ले रहे हैं वहां से, राइट? इसलिए वो करोड़ में सैलरी लेते हैं अपनी। क्यों? क्योंकि वो एज अ सीईओ काम भी तो कर रहा है वहां पे। उसने सिर्फ बिजनेस आइडिया निकाल के लोगों को काम पे नहीं लगा दिया, वो खुद भी उसके अंदर इन्वॉल्व है, तो वो उसकी सैलरी लेता है। तो इन द सेम वे ये इंटरेस्ट और वेजेस ये भी उसने लेना चाहिए, रेंट भी लेना चाहिए, अगर उसकी खुद की जमीन है तो अभी इसके अंदर से मुझे आपको ये समझाना है कि लेबर को वेजेस मिलता है, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है, लैंड को रेंट मिलता है, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। ये सारा, ये जो पार्ट है ना, ये सारा, इसको बोला जाता है पेमेंट टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अरे क्या ध्यान में, इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखेंगे अपन। अब ये मत लिखना आप, एक सेकेंड सर, एक सेकेंड। यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ, वन, एंटरप्रेनर, एंटरप्रेनर, सेकेंड लैंड, थर्ड कैपिटल, एंड फोर्थ लेबर। एंटरप्रेनर को मिलता है प्रॉफिट, लैंड को मिलता है रेंट, कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट, और लेबर को मिलते हैं वेजेस। तो ये जो है एंटरप्रेनर, लैंड, कैपिटल एंड लेबर, इसको बोला जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और इसको बोला जाता है पेमेंट, पेमेंट टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब ये पेमेंट मतलब क्या है? एक तरीके से कॉस्ट है, कॉस्ट है, कॉस्ट क्या है? ये कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो इसी का आप दूसरा नाम दे सकते हो, इसी को आप बोल सकते हो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यही से डिसाइड होगा कि आपको वो प्रोडक्ट बनाने को कितना खर्चा आ रहा है। तो फिर से हमारा फॉर्मूला याद करो बच्चों। अगर आपको प्रॉफिट अगर निकालना है, नेट प्रॉफिट, तो कहां से आएगा? प्रॉफिट इज इक्वल टू प्राइस माइनस कॉस्ट। तो ये हमने देख लिया ऑलरेडी कि अगर प्रॉफिट बढ़ाना है तो प्राइस बढ़ानी पड़ेगी। अगर मान लो कि मैं प्राइस नहीं बढ़ा सकता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट को कम करना पड़ेगा। कॉस्ट को कम करना पड़ेगा मतलब ये सारी चीजों को, प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट और वेजेस को कम करना पड़ेगा, राइट? तो मेरा प्रॉफिट बढ़ सकता है। तो इसका कैसे इम्पैक्ट आएगा? इसका इम्पैक्ट कैसे आएगा?
अगर मेरा कॉस्ट अगर बढ़ जाता है, मतलब पेमेंट टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, बाजू में लिखेंगे कॉस्ट, बाजू में लिखेंगे सप्लाई। अगर मेरा पेमेंट टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है, इसका मतलब मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी। एक सेकेंड, एक काम करते हैं, यहाँ पे कॉस्ट के बाजू में प्रॉफिट भी निकालते हैं। प्रॉफिट, कॉस्ट, फिर प्रॉफिट और फिर लिखेंगे सप्लाई। ठीक है, तो मेरा कॉस्ट बढ़ जाएगा। अगर मेरा कॉस्ट बढ़ता है तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। और आपने देखा है बिजनेस काय के लिए चलता है? प्रॉफिट के लिए। अगर प्रॉफिट ही कम हो रहा है तो सप्लाई भी मेरा धीरे धीरे कम हो जाएगा। राइट, हमने व्हीट और राइस का एग्जांपल लिया था कि व्हीट का, अगर राइस का भाव बढ़ गया तो बंदा क्या कर रहा था? व्हीट का प्रोडक्शन छोड़ के राइस का प्रोडक्शन कर रहा था। इन द सेम वे, अगर व्हीट को बनाने की कॉस्ट बढ़ गई अपनी, समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, व्हीट को मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस करने की, व्हीट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट बढ़ गई मेरी, वहां पे पेस्टिसाइड ज्यादा लग रहे, सीड्स की कॉस्ट ज्यादा हो गई, उसको जो पानी लग रहा है वो ज्यादा है, और वॉट एवर द रीजन, मेरे व्हीट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट बढ़ गई, तो क्या होगा? व्हीट को बेच के जो प्रॉफिट आएगा मेरा वो कम हो जाएगा। सो रादर देन सेलिंग व्हीट, नाउ आई विल स्टार्ट सेलिंग राइस। मैं राइस प्रोड्यूस करूंगा, राइस बेचूंगा, क्योंकि वहां पे प्रॉफिट ज्यादा है। ध्यान में है? तो कॉस्ट अगर बढ़ गई तो प्रॉफिट कम होता है, प्रॉफिट कम हो गया तो सप्लाई कम हो जाता है। समझे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? बहुत डिटेल में नहीं भी समझा होगा तो अभी टेंशन मत लो, उसका आपको सेपरेट चैप्टर, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का आपका सेपरेट चैप्टर है, टाइप्स ऑफ, ये थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, उसके अंदर बहुत डिटेल में आने वाला है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हर एक एंगल उसका एनालिस करेंगे अपन, उसमें और डिटेल में बताऊंगा, और प्रैक्टिकल केस स्टडीज लेंगे। जोमेटो, पेटीएम, एक एक को खोद खोद के निकालेंगे कि कैसे प्रॉफिट हो रहा है, क्या नहीं, उसका मैं सब कुछ बताऊंगा आपको। तो वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको बिल्कुल। अभी सिर्फ यहाँ पे इतना ही ध्यान दो, आपकी कॉस्ट अगर बढ़ गई तो मेरा सप्लाई कम हो जाता है। और ये सब मैंने ज्ञानबाजी इसके लिए की क्योंकि आपको ये पता चलना चाहिए कि व्हाट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड व्हाट इज पेमेंट टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ध्यान में आ गया आपको? यहाँ पे पेमेंट की जगह प्राइसेस लिख लेते हैं क्या? एक काम करो, पेमेंट भी चलता है एक्चुअली, हर जगह पेमेंट यही वर्ड आता है, बट अभी अपने इसमें डिटर्मिनेंट में प्राइसेस है ना, तो अपन प्राइसेस से लिखेंगे। काम करते तो फिर कंफ्यूजन नहीं होगा कुछ। हाँ, ये पेमेंट को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, इसको अपन लिखते हैं प्राइसेस। प्राइसेस ऑफ, प्राइस ऑफ, प्राइसेस नहीं, ऐसे लिखेंगे प्राइस ऑफ, हाँ, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो प्राइस क्या है? प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट एंड वेजेस। ठीक है, हाँ, यहाँ पे भी पेमेंट टू की जगह हम क्या करेंगे? प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऐसे करेंगे। अच्छा हो गया, हमने देख लिया ये प्राइस ऑफ, हाँ, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इन द सेम वे, अगर प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अगर कम हो जाता है मेरा, मान लो प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अगर मेरा कम हो जाता है तो मेरी कॉस्ट कम हो जाएगी। कॉस्ट कम हो गई कि प्रॉफिट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ गया कि मेरा सप्लाई भी बढ़ जाएगा। तो पूरी दुनिया जो किस, जो फॉर्मूले पे चल रही है ना, वो यही है, प्रॉफिट इज इक्वल टू प्राइस माइनस कॉस्ट। और हर एक एंटरप्रेन्योर की कोशिश ये है कि मैं प्रॉफिट मैक्सिमाइज करूं। ठीक है, आया ध्यान में? तो नीचे लिखो, यही चीज है, सिंबॉलिक थी, अभी थोड़ा सेंटेंस के फॉर्म में लिख के लेंगे अपन, सिंपल। इफ, या ऐसा लिखते हैं सिंपली कि द रिलेशनशिप बिटवीन, हाँ ये लिखेंगे अपन, ये अच्छा हो गया, द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड सप्लाई, एंड सप्लाई इज डैश डैश रिलेशनशिप। मुझे बताओ कैसी है?
मुझे बताओ जल्दी से, कैसे है रिलेशनशिप। आपको देखना है, ये ऊपर जा रहा है एरो, सप्लाई नीचे आ रहा है, ये नीचे जा रहा है एरो, सप्लाई का एरो ऊपर जा रहा है। सो दीज टू एरोज आर इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये कॉस्ट और प्रॉफिट तो हमने बस समझने के लिए लिया कि कैसे इम्पैक्ट आता है, ये समझने के लिए। आपको तो ये दो चीजें यहाँ पे कंपेयर करनी है। करेक्ट। सो बताओ क्या है रिलेशनशिप बिटवीन द फैक्टर प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड सप्लाई। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दिस? डायरेक्ट या इनवर्स? राइट, इनवर्स रिलेशनशिप। तो लिखो यहाँ पे, इट इज अ इनवर्स रिलेशनशिप, इट इज इनवर्स रिलेशनशिप। बराबर रहेगा याद? अच्छा, समझ आ गया नहीं? लिखना है क्या? यहाँ से लिखो, मुझे लगता है ये सब लिखने की जरूरत नहीं, ऊपर का फैक्ट्री और ये सब कुछ ड्राइंग करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से लिखो, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एंटरप्रेन्योर, लैंड, कैपिटल, लेबर और ये। अच्छा, एक बहुत इंटेलिजेंट सवाल किसी ने पूछा है कि सर रॉ मटेरियल तो आपने लिखा ही नहीं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, वो तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो बच्चा रॉ मटेरियल का किस्सा ये है कि आप रॉ मटेरियल लेने के लिए बैंक से लोन लोगे, बैंक से लोन लिया तो उसको ब्याज देना पड़ेगा आपको। करेक्ट, वो अलग तरीके से उसके अंदर आ जाता है। करेक्ट, कैपिटल की कॉस्ट होती है अलग टाइप से, या फिर उसका कॉस्ट, मतलब लैंड और कैपिटल में ये सारी चीजें आ जाती है। अब उसका कैसा डिवाइडेशन करने का है, वो मैं आपको थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट में बताऊंगा। बट ये चार चीजों में सब कुछ आ जाता है। इसमें मशीनरी भी आ गई, इसके अंदर फर्नीचर भी आ गया, लैंड भी आ गया, इसके अंदर आपका रॉ मटेरियल भी आ गया, सब कुछ आ गया। ये चार ही चीजों में सब कुछ है। करेक्ट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये हो गया कि लिख लो? ये यहाँ से लिखना है, प्रोडक्शन ऑफ, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसको आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बोल सकते हो। नीचे फॉर्मूला लिखो, उसके नीचे लिए ये लिख लेना, प्राइसेस, कॉस्ट, प्रॉफिट, सप्लाई, और फिर नीचे रिलेशनशिप। ठीक है, लिखो फटाफट लिखो। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो हमारा डिटर्मिनेंट है, फोर्थ डिटर्मिनेंट, वो है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये फोर्थ, अरे हाँ, ये जो है फोर्थ हमारा, ये है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। अभी देखना, अभी 2 मिनट के लिए कुछ लिखो मत, इसके अंदर मैं जो जो बोल रहा हूँ पहले समझ के लो। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, पहले ये समझते कि ये इसमें है क्या क्या, फिर लिख के लेंगे। ठीक है, अभी 2 मिनट के लिए कुछ लिखो, अभी ध्यान दो। सुनो, अगर आप कोई चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, मान लो आप ये बनाते हो, जैसे क्या प्रोडक्ट ले सकते हैं अपन, सॉस बनाते हो आप, टोमेटोज लेके उसका सॉस बनाते हो। ठीक है, तो पहले सबसे पहले क्या था कि ये टोमेटो लाने पड़ते थे आपको, फार्म से टोमेटोज लाओ, फिर उसको प्रॉपरली उसको सिलेक्शन करो कि सही टोमेटो कौन सा है, खराब कौन सा है। फिर उसका पीलिंग करो, सबसे पहले तो उसको वॉश वगैरह करेंगे, फिर वॉश करो, पील करो उसको, फिर उसको क्रश करो, फिर क्रश करने के बाद में उसके अंदर कुछ केमिकल्स वगैरह कुछ ऐड करो उसके अंदर, और फिर आपका ये सॉस बन जाता था।
इसके अंदर ये फार्म से इसको तोड़ना है, सिलेक्शन करना है, इसका वॉशिंग करना है, पीलिंग करना है, यहाँ तक सबसे पहले मान लो मैनुअल काम होता था सब कुछ, तो लेबर लगता था इसको। मान लो अभी टेक्नोलॉजिकल अपडेट्स आ गए, ऐसा चीज हो गई कि आप सिर्फ टमाटर लाके दो और मशीन के अंदर डालो, मशीन खुद उसको सेलेक्ट कर रही है कौन सा टोमेटो सही है, कौन सा खराब है, कौन सा चूज करना है, कौन सा नहीं, वो खुद मशीन चूज कर रही है। उसका वॉशिंग जो है वो खुद मशीन कर रहा है, उसका पीलिंग मशीन कर रहा है, उसको ऑटोमेटिकली क्रश कर रहा है, उसके अंदर केमिकल ऐड कर रहा है, उसके अंदर सॉसेस बना रहा है, ये सब कुछ पहले कर रहा है। पहले क्या था, ये क्रश करना, केमिकल्स ऐड करना, ये सब काम मशीन करती थी। ये उसको पील करने तक का काम करता था लेबर, उसके बाद में मशीन करती थी। तो लेबर को काम करने को कहीं ना कुछ लिमिटेशन तो रहेंगे, करेक्ट। उनका काम का स्पीड कम होगा, कितना लेबर मिलेगा कितना नहीं मिलेगा, जो लेबर है वो कुछ छुट्टी पे जाएगा, कहीं दिवाली है ये है, वो काम नहीं करेंगे, तो ऑटोमेटिकली इसका प्रोडक्शन था पहले कम। लेकिन क्योंकि अभी सब कुछ आ गया मशीनरी पे, पूरा स्टार्ट टू एंड सारी की सारी प्रोसेस मशीनरी पे होने लगी, तो मशीन 24/7 काम कर सकती है आपकी, करेक्ट, इंटू 365 डेज। इसके अंदर एक्सेप्शनली कुछ मेंटेनेंस के कुछ दिन छोड़ दो, एक आध हफ्ता वगैरह, बट बाकी सब ये काम कर लेगी, ना इसको छुट्टी की जरूरत है ना इसको कुछ जरूरत है। तो अभी आपका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, मतलब आपका अभी सप्लाई बढ़ जाएगा, करेक्ट, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन की कॉस्ट भी कम हो जाएगी, प्रोडक्शन की कॉस्ट कम हो जाएगी, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ गया तो प्रोडक्शन की कॉस्ट कम हो जाती, मतलब पर यूनिट प्रोडक्शन की बोल रहा हूँ, टोटल नहीं। टोटल तो ऑब्वियसली मशीन वगैरह लेंगे तो उसकी कॉस्ट बढ़ेगी, पर यूनिट क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ गया ना। पहले एक दिन में मान लो, अगर सिंपल एग्जांपल हो, फैक्ट्री का रेंट है मेरा 1 लाख रुपए, पहले अगर मैं 1 लाख यूनिट बनाता होगा तो मेरा पर यूनिट रेंटल कॉस्ट है 1 रुपए। अभी मेरा प्रोडक्शन बढ़ गया, मैं 2 लाख यूनिट बना रहा हूँ, तो रेंट का पर यूनिट कॉस्ट कितना हो रहा है, सिर्फ 0.5। तो इस तरीके से बाकी भी चीजें आप इमेजिन कर सकते हो कि नॉर्मली अगर प्रोडक्शन बढ़ गया तो प्रोडक्शन की कॉस्ट मेरी कम हो जाएगी, प्रोडक्शन बढ़ गया प्रोडक्शन की कॉस्ट कम हो गई, दोनों भी रीजन से इसकी वजह से क्या हो जाएगा, मेरा सप्लाई बढ़ जाएगा, इसकी वजह से मेरा सप्लाई बढ़ जाएगा। आप बोलोगे सर ये तो चीज आसान है, ये इतनी क्यों समझा रहे हैं आपको, क्योंकि दूसरी चीज भी है इसमें। यहां पे हमने ये एज्यूम किया था बच्चों कि टेक्नोलॉजी किसके अंदर इंपैक्ट डाल रही है, टेक्नोलॉजी इंपैक्ट डाल रही है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर, जो पहले लेबर से काम करवा रहे वो अभी मशीन से कराएंगे। टेक्नोलॉजिकल अपडेट आया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर, टेक्नोलॉजिकल अपडेट आपके प्रोडक्ट में भी तो आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल 1990 के अंदर मान लो आपके किसी रिलेटिव ने, पापा ने, अंकल ने, या किसी और बड़े रिलेटिव ने टाइपराइटर्स का बिजनेस किया है, बहुत जबरदस्त टाइपराइटर्स बिक रहे। 1990 या उसका थोड़ा पहले का पीरियड लो, 1980 से लेके करीब करीब 2000 तक ये बिजनेस अच्छा चला लोगों का, टाइपराइटर्स बहुत अच्छे से बिकते थे, सप्लाई जबरदस्त था। धीरे 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 कंप्यूटर्स आने लग गए। 1996 में लगभग इन्फोसिस ने बहुत बड़े पैमाने पे काम करना चालू किया, मतलब इसके पहले से, बट 1996 के अंदर इन्फोसिस, टीसीएस, ये सब आईटी कंपनीज के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे काम चालू हुआ, और इंडिया के अंदर कंप्यूटर्स आए, राजीव गांधी का इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है, कंप्यूटर्स आए। अब जैसे कंप्यूटर्स आए, टाइपराइटर का काम ही नहीं, आप लोगों ने किसी ने टाइपराइटर देखा भी है कि किसी ने देखा भी नहीं होगा, शायद मैंने देखा है, मेरे अंकल के पास था, वो पहले कोर्ट में काम करते थे, तो पहले वहां पे टाइपिंग के लिए टाइपराइटर यूज होता था। वो ऐसा नॉर्मल सा मशीन होता है, ऐसा चौकोन, ऐसा उसको नीचे कीबोर्ड जैसे बटन्स होते, उसको दबाओ आप, तो वो ऐसे दो साइड में उसको ऐसे दो एंगल्स लगे होते हैं, तुमने ए दबाया कि वो एंगल ऐसा निकलता है, ठप करके पेज पे लगता है। अभी जैसा हमारा कंप्यूटर अलग होता है, प्रिंटर अलग होता है ना, टाइपराइटर में वो सब कुछ सेम है, वो सामने उसका पेज लगा होता है और वो पेज के ऊपर आपको लिखना होता है, तो ए बी सी डी जैसे आप टाइप करोगे, ए टाइप किया आपने कि वो ऐसा, वैसे क्या बोल सकते हैं, जैसे मेटल का एक एंगल रहता है, उसके अंदर दो एंगल होते हैं, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, ऐसा कुछ रहता है वो, एक या दो एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बट एंगल रहता है। आपने जैसे ए टाइप किया तो वैसा एंगल निकलता है, ठप करके पेज पे लगता है जोर से, और ए टाइप हो जाता है। बी टाइप किया आपने, जाके बी टाइप होगा, पूरा का पूरा पेज, तो धीरे 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 पेज ना ऐसा लेफ्ट साइड में शिफ्ट होते जाता है वो, जैसे टाइप होता है, तो क्योंकि आगे आगे जाना चाहिए ना टाइप होते हैं। पूरा एक बार पूरी लाइन हो गई आपकी कि वो आपको ऐसा, उसको एक ये रहता है गियर टाइप, वैसा खींचना पड़ता है, वो पेपर पूरा लेफ्ट साइड में आता है, फिर वापस से टाइप करो। उसके अंदर अगर कुछ गलती हो गई आपकी, उसको आप मिटा नहीं सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रिंटेड है, डायरेक्टली वो इंक से पेपर पे छप चुका है वो, तो उसमें कोई चेंज नहीं होता। अब कंप्यूटर्स में क्या, पूरा वर्ड फाइल खोलो, जो चाहिए वो लिखो, जो नहीं चाहिए उसको मिटा दो,
जब चाहिए उसकी प्रिंट लो, नहीं चाहिए प्रिंट तो व्हाट्सएप पे भेजो, मेल पे भेजो, कुछ भी करो। तो ये सब टेक्नोलॉजी अभी 1000 गुना कंप्यूटर अच्छे है उससे। टाइपराइटर में सिर्फ टाइपिंग होता था, कंप्यूटर पे क्या नहीं होता, एक्सेल है, वर्ड है, पावर पॉइंट है, करेक्ट। टैली आपका सीए बन जाओगे तो रोज कंप्यूटर पे ही काम करोगे, टैली चलेगा, टैक्सेशन के सॉफ्टवेयर होंगे, इनकम टैक्स के अलग, जीएसटी के अलग, राइट, उसके रिटर्न फाइलिंग के। तो इसके लिए अभी 2000 2001 के बाद में फिर धीरे 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 टाइपराइटर्स कम 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 बिकने लग गए, और धीरे धीरे ये बंद हो गया, ये टाइपराइटर का बिजनेस बंद हो गया। अभी आप मार्केट में घूमोगे और बोलो मुझे टाइपराइटर परचेस करना है, आपको मिलेगा भी नहीं, क्योंकि ये बेचने वाला ही नहीं है कोई। अब बेच नहीं रहा है मतलब क्या हो गया, सप्लाई आपका कम हो गया। तो व्हाट डज दिस मीन, दिस मीन्स दैट कि आपके प्रोडक्ट के अंदर अगर टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट आ गया, तो जो आउटडेटेड प्रोडक्ट होंगे उसका सप्लाई कम हो जाएगा, जो न्यू मॉडर्न इंप्रूव्ड प्रोडक्ट होंगे, जो नए टेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट होंगे, उसका सप्लाई बढ़ जाएगा। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे आपको दो चीजें लिख के देनी है। पहली चीज, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर आपको लिखना है ये न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी इन प्रोडक्शन, इन प्रोडक्शन प्रोसेस। मतलब आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर अगर नई टेक्नोलॉजी आती तो क्या होगा। ये एग्जांपल है अपना टोमेटो सॉस का, जिसके अंदर पहले आप मैन्युअली काम करते थे, अभी आप पूरा मशीन के ऊपर काम कर रहे हो। तो प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर अगर नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसका मीनिंग क्या होगा, उसकी वजह से क्या होगा, सप्लाई बढ़ जाएगा आपका, क्योंकि आपका अभी प्रोडक्शन ज्यादा तेजी से होगा, जोरदार प्रोडक्शन होगा। आपने अगर इकोनॉमिक्स में ये पढ़ा होगा, या आई थिंक था ये स्कूल लेवल पे भी, कि फार्मिंग के अंदर नई टेक्नोलॉजीज का अगर इस्तेमाल करने की वजह से इंडिया में फार्मिंग का मतलब एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बहुत जबरदस्त बढ़ गया। अगर पहले से कंपेयर करेंगे 1850 या 900 से, तो उसके मुकाबले अभी खेती की जमीन कम हो गई। लोगों ने खेती की जमीन को एनए कर करके प्लॉट बना बना के बेची, वहां पे अपार्टमेंट्स, फ्लैट्स, बिल्डिंग्स, रो हाउसेस वो बनाए। एग्रीकल्चर की मतलब जो फार्मिंग के लिए यूज होती थी वो खेती कम हो गई, जमीन कम हो गई, लेकिन फिर भी प्रोडक्शन बढ़ गया बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो न्यू टेक्नोलॉजी अगर आ गई किसमें, इन प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर अगर नई टेक्नोलॉजी आती है ना, तो फिर सप्लाई बढ़ता है, सप्लाई बढ़ता है। लेकिन नई टेक्नोलॉजी आती है अगर आपकी प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी या इन्वेंशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट ऐसा लिखेंगे तो आसानी से समझ आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखे क्या अपन, हमने जो अभी एग्जाम्पल डिस्कस किया वो भी लिख लो, क्योंकि बाद में कंफ्यूज होना नहीं चाहिए अपन। एग्जाम्पल टोमेटो सॉस, टोमेटो से आप जो सॉस बना रहे हो, तो इनिशियली क्या था, ऐसा लिखो, इनिशियली मैनुअल था, न्यू इंप्रूवमेंट क्या हो गई अभी, न्यू इंप्रूवमेंट, ये पूरा मशीनरी पे काम होने लग गया, और उसकी वजह से क्या हो गया, आपका सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो गया, राइट। चलो, यहाँ पे लिखना है अपने को इन्वेंशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, इन्वेंशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, इन्वेंशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। अगर इन्वेंशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट होता है ना, तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, आउटडेटेड प्रोडक्ट जो है आपका, आउटडेटेड प्रोडक्ट, उसका सप्लाई कम हो जाता है, आउटडेटेड प्रोडक्ट का सप्लाई कम हो जाता है, और न्यू प्रोडक्ट का सप्लाई बढ़ जाता है, इसका सप्लाई बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल लो, टाइपराइटर्स, टाइपराइटर्स का सप्लाई कम हो गया, क्यों, क्योंकि मार्केट में कंप्यूटर्स आ गए, मार्केट में क्या आ गए, कंप्यूटर्स आ गए, तो कंप्यूटर्स का सप्लाई बढ़ गया। समझ आ गया। तो मार्केट्स में कंप्यूटर आने की वजह से टाइपराइटर का सप्लाई कम हो गया। ये तो आप डेली लाइफ पे देखते हो, ये चीज, जैसे आपका आईफोन का कोई भी नया वर्जन आता है तो पुराने वर्जन का सप्लाई कम हो जाता है।
करेक्ट। कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है, गाड़ी, नई कार, नई व्हीकल, मतलब टू व्हीलर वगैरह कुछ भी आता है नया, तो पुराने इसका सप्लाई कम हो जाता है। तो बहुत आसान चीजें हमने सब जगह ऑब्जर्व की है। सिर्फ आपको इसके अंदर ये याद रखना है बच्चों कि ये दो चीज के लिए बोला गया है यहाँ पे, ठीक है। दो चीज के लिए मतलब क्या, कि टेक्नोलॉजी आपकी एक तो प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर भी बदल सकती है, या फिर आपका नया प्रोडक्ट भी आ सकता है। तो दोनों में भी क्वेश्चन के यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि क्या पूछ रहे हैं एग्जैक्टली, ठीक है। तो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी में दो पार्ट बनेंगे, इससे लिख के लो, लिखो फटाफट। अपने को और भी डिटर्मिनेंट देखने हैं आज। हो गया लिखना, चलो नेक्स्ट लो। फिफ्थ, गवर्नमेंट पॉलिसी। ये बड़ा सिंपल है, ये हमने इसमें भी देखा था डिमांड के अंदर, वैसे ही यहाँ पे भी। फिफ्थ पॉइंट, लिखो फिफ्थ पॉइंट, गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी में बड़ा सिंपल है। देखो, गवर्नमेंट अगर टैक्सेस लगाएगी तो सप्लाई कम होगा, क्योंकि कॉस्ट बढ़ जाएगी ना, सप्लाई कम होगा। गवर्नमेंट अगर सब्सिडी देगी तो सप्लाई बढ़ जाएगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट फिर सस्ता हो जाएगा, करेक्ट। सब्सिडी देगी तो सप्लाई बढ़ जाएगा। दूसरा, अगर गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन लगाती है, रेस्ट्रिक्शन, जैसे ये होता है ना, क्या है, गोवा वगैरह वो पुड़ी आती थी ना पहले, वो खाने की क्या बोलते हैं उसको, मुझे एग्जैक्टली पता भी नहीं। वो पुड़ा खाते नहीं क्या लोग, उसके ऊपर गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शन है, वो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। या अच्छा एग्जांपल ले लो कोई, जैसे आपका ये है पॉलिथीन बैग्स। तो वो 50 mm के, से कम वाली अगर कोई पॉलिथीन बैग बनाता है कोई, तो वो मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता है, उसको बेच नहीं सकता है। अभी करंटली महाराष्ट्र में 5,000 रुपये फाइन है, अगर किसी दुकान पे अगर दिख गया कि कोई 50 mm से कम वाली पॉलिथीन बैग यूज कर रहा है, बेच भी नहीं रहा है, यूज कर रहा है उसका प्रोडक्ट देने के लिए। जैसे मेरा किराना दुकान है, मैं मेरा प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, मैं तो वो पॉलिथीन बैग बेच भी नहीं रहा, बट मेरा प्रोडक्ट बेचने के लिए, मैं पैकेजिंग के लिए वो अगर मैं सामान यूज करता हूँ जो 50 mm से कम वाली पॉलिथीन बैग है, तो वो गवर्नमेंट मुझ पर भी फाइन ठोक देगा 5,000 रुपये। तो इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन है, तो इसका सप्लाई ऑब्वियसली कम होगा। कम मतलब क्या, जीरो होना चाहिए, करेक्ट। कभी कभार गवर्नमेंट उसको बोलती है कि कम करो इसको, ये चीज को कम करो, क्वांटिटेटिवली कम करो, तो भी सप्लाई कम होता है। रिस्ट्रिक्शंस अगर है तो सप्लाई कम होगा। अगर गवर्नमेंट किसी चीज को प्रमोट करता है, प्रमोट, तो सप्लाई बढ़ जाएगा, बस इट इज एज सिंपल एज दैट। गवर्नमेंट का जो है, गवर्नमेंट पॉलिसीज का इम्पैक्ट इस तरीके से पड़ता है। अगर टैक्सेस है तो सप्लाई कम, सब्सिडी तो सप्लाई ज्यादा, रिस्ट्रिक्शन है तो सप्लाई कम, प्रमोशन है तो सप्लाई ज्यादा, ठीक है। चलो लिखो फटाफट, कित ज्यादा है ही नहीं इसमें, 1 मिनट में लिख लो, फटाफट लिखो। नेक्स्ट लिखना है सिक्स, 6 पॉइंट लिखो। नेचर ऑफ कंपटीशन एंड साइज ऑफ इंडस्ट्री, साइज ऑफ इंडस्ट्री। अभी के लिए 1 मिनट लिखो मत ये, मैं जैसे लिख के दे रहा हूं वैसे लिखो, आपका जगह, टाइम बच जाएगा और एनालिसिस और अच्छे से होगा। कैसे लिखना है मैं बोलता हूँ आपको।
ऐसा करेंगे अपन, इसको अंडरलाइन करेंगे नेचर ऑफ कंपटीशन को, ठीक है। इसके अंदर ही दो पार्ट बनाएंगे। मोर कंपटीशन, मोर कंपटीशन, मोर सप्लाई, मोर सप्लाई। दूसरा होता है लेस कंपटीशन, लेस कंपटीशन या मोनोपोली, इसका दूसरा नाम है मोनोपोली। इसके अंदर होता है लेस सप्लाई, लेस सप्लाई। अब इसको करेंगे अंडरलाइन, साइज ऑफ इंडस्ट्री को, और साइज ऑफ इंडस्ट्री को लिखेंगे बिग इंडस्ट्री, एंड यहां पे लिखो स्मॉल इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री। तो बिग इंडस्ट्री के अंदर मोर सप्लाई, और स्मॉल इंडस्ट्री यानी कि लेस सप्लाई, लेस सप्लाई, ठीक है। यहाँ पे ये समझना है आपको कि नॉर्मली हमको ये लगता है कि ज्यादा कंपटीशन है तो फिर मैं उस इंडस्ट्री में जाऊंगा नहीं, और उसके कारण मेरा सप्लाई कम हो जाएगा, ये नॉर्मली लगता है। बट एक्चुअली सोचो, जहां पे ज्यादा कंपटीशन है, मतलब ऐसे बहुत सारी दुकानें हैं, जैसे मान लो स्टेशनरी, राइट। स्टेशनरी के आपके आजू बाजू में बहुत सारी दुकानें होगी और बहुत सारी जगह ये बहुत सारा माल बिकेगा। ऐसा नहीं कि कंपटीशन बढ़ गई मतलब वो लोग सप्लाई कम करेंगे, उल्टा वहां पे कंपटीशन आएगी, नए नए टाइप के प्रोडक्ट लाएंगे, प्राइसेस कम करेंगे, लेकिन माल बेचने का सोचेंगे। हर गांव में सब्जी मंडी होती है, सब्जी मंडी आपके भी गांव में। सब्जी मंडी में ऐसे 30 40 50 वेंडर्स होंगे, एक के बाजू में ठेला लगाते, सब लोग आलू बेच रहे, सब पालक बेच रहे, सब मेथी बेच रहे, सब टमाटर बेच रहे, सब प्याज बेच रहे। ऐसा होता है कि नहीं बिका, शाम में जाओ आप सबका बिका होता है। तो क्योंकि वहां पे ज्यादा बेचने की चाहत है, तो इसलिए प्राइस कम करनी पड़ती है। करेक्ट, कंपटीशन है तो मुझे अगर बेचना है तो प्राइस कम करनी पड़ेगी। ध्यान में आ रहा है आपको, एनालिसिस समझो। ज्यादा बेचना है और मेरे आजू बाजू में कंपटीशन बहुत है, तो मुझे प्राइस कम करनी पड़ती है, और प्राइस कम करनी है तो मेरा पर यूनिट प्रॉफिट कम हो जाएगा, पर यूनिट प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो ओवरऑल प्रॉफिट अगर मुझे ज्यादा कमाना है तो आई हैव टू सेल मोर यूनिट्स। तो जितना हो सकता है मैं उतने ज्यादा यूनिट बेच के प्रॉफिट कमाता हूं, क्योंकि मेरा पर यूनिट प्रॉफिट कम। बट वही अगर मोनोपोली है, एक ही सेलर है, तो वो क्या करता है, ज्यादा सप्लाई नहीं लाता मार्केट में, वो सप्लाई को रेस्ट्रिक्ट करता है, वो सप्लाई को कम करता है, और उसको सप्लाई को कम करते हुए वो ज्यादा कमाता है, क्योंकि सप्लाई को कम करके वो क्या करता है, उसके प्राइसेस बढ़ा देता है। कोई भी कस्टमर आए खरीदने को, नहीं मिल रहा है, मार्केट पूरा छान मार के आया ना वो कस्टमर जो है, वो पूरा मार्केट छान मार के आया, उसको मिला ही नहीं वो प्रोडक्ट, आपके पास है। आप क्या करोगे, अभी बहुत बेचोगे क्या, बहुत नहीं बेचोगे, आप कम बेचोगे, लेकिन प्राइस बढ़ोगे। आप बोले ये मार्केट में मिल ही नहीं रहा है, बहुत मुश्किल है, ऐसा है वैसा है। 1000 रुपए का प्रोडक्ट आप बोले 1500 रुपए में ले रहे हैं, तो लो, नहीं तो चाहे तो रहने दो। करेक्ट। इसका भी एक चैप्टर है अपने को, ये जो साइज ऑफ इंडस्ट्री वगैरह सब बोल रहे हैं ना, नेचर ऑफ कंपटीशन, इसका भी एक चैप्टर है जिसके अंदर हम पूरा पढ़ने वाले, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली क्या है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है, ऐसे अलग अलग टाइप्स है उसके अंदर भी। वो भी सब कुछ पढ़ेंगे वहां पे और डिटेल में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना समझो मेरे लिए कि मोर कंपटीशन मतलब ज्यादा कंपटीशन है, मतलब मुझे प्राइस कम करनी पड़ेगी, प्राइस कम कर दिया तो मेरा पर यूनिट प्रॉफिट कम हो जाएगा, पर यूनिट प्रॉफिट कम हो गया, मुझे ओवरऑल प्रॉफिट ज्यादा कमाना है, तो आई विल सेल मोर यूनिट्स टू अर्न मोर प्रॉफिट। लेकिन अगर लेस कंपटीशन या मोनोपोली, मैं अकेला ही बेचने वाला हूं, तो मैं क्या करूंगा, सप्लाई कम कर सकता हूं मैं, और मेरा पर यूनिट प्राइस में बड़ा रखूंगा, ज्यादा प्राइस रखूंगा, ज्यादा प्राइस रख के मैं पर यूनिट प्रॉफिट ज्यादा कमाऊंगा, एंड आई विल सेल लेस नंबर ऑफ यूनिट्स। करेक्ट, सारे के सारे नहीं बेचूंगा। आप इमेजिन करो यार कि आपके पास, मान लो ऐसा कोई एग्जाम्पल हो कि आपके पास पूरा दुनिया में ऐसे 10 यूनिक डायमंड्स है, एकदम यूनिक डायमंड्स है पूरी दुनिया भर में, और वो आपके पास है। तो मुझे बताओ कि आप तुरंत की तुरंत दुकान लगा के उसको तुरंत 10 डायमंड बेच दोगे, या उसको संभाल के रखोगे कि मैं उसको ज्यादा प्राइस पे बेचूंगा।
एक एक करके बेचूंगा आराम से, ऑब्वियस है ना। और वही चीज आपके पास अगर नॉर्मल गोल्ड का ज्वेलरी का शॉप है तो आप तो बोलोगे जितना ज्यादा बिका उतना अच्छा है, क्योंकि मैं और खरीदूंगा और बेचूंगा और खरीदूंगा और बेचूंगा। करेक्ट, क्योंकि आप में मोनोपोली है ही नहीं, आपको पता है कि ऐसे मेरे जैसे 10 दुकानें हैं, मैंने नहीं बेचा तो और कोई बेच देगा, तो बेटर है कि मैं बेचूं। करेक्ट। तो इसके लिए मोनोपोली अगर है तो सप्लाई कम होता है, कंपटीशन ज्यादा है तो सप्लाई बढ़ जाता है। और इंडस्ट्री का तो सिंपल है। अच्छा पहली बात तो ये बताओ कि इंडस्ट्री का मतलब समझते हैं ना आपको? इंडस्ट्री मतलब फैक्ट्री नहीं है। कई बार ये कंफ्यूजन होता है, इवन मैं भी जब सीए फाउंडेशन में पहली बार देखा तो मैं भी कॉमर्स बैकग्राउंड, मतलब हमारे घर पे सब लोग नॉर्मली जॉब वगैरह करते हैं, हमने बिजनेस वगैरह ज्यादा देखा नहीं था। तो मुझे भी ऐसा लगता था इंडस्ट्री मतलब फैक्ट्री। तो ऐसा किसी को लगता होगा तो ये समझो कि इंडस्ट्री मतलब फैक्ट्री नहीं, इंडस्ट्री का मतलब ये होता है सिमिलर काम करने वाले, सिमिलर प्रोडक्ट बेचने वाले सब लोगों को मिला के उसकी इंडस्ट्री बनती है। जैसे मान लो मैं चार्टर्ड अकाउंट, मान लो कि हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं प्रैक्टिस करता हूँ, तो एज ए इंडिविजुअल प्रैक्टिशनर आई एम वन ऑफ द सीए हु इज प्रैक्टिसिंग। बट मेरे जैसे सारे सीए को अगर मैं मिला दूं, जैसे मेरे होम टाउन में जितने सीए, मान लो 70-75 सीए प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम सब लोगों को अगर मिला दे तो हमारी इंडस्ट्री बन गई, सीए की इंडस्ट्री। अगर मेरे पास ये कंप्यूटर्स का दुकान है, मान लो कंप्यूटर्स बेचता हूं मैं, कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, मोबाइल, लैपटॉप, ये सब टेक्नोलॉजिकल चीजें बेचता हूं, तो ये मेरा एक दुकान हो गया। मेरे जैसे सारे दुकानों को अगर मिला दो, टोटल इस गांव में कितने दुकानें जो मोबाइल बेच रहे, इस गांव में कितने दुकानें जो कंप्यूटर्स बेच रहे, सबको मिला दो तो ये बन जाएगी इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री जितनी बड़ी उतना सप्लाई ज्यादा, इंडस्ट्री जितनी छोटी उतना सप्लाई कम। ये तो सिंपल लॉजिक है। बड़ी इंडस्ट्री मतलब ज्यादा सप्लाई और छोटी इंडस्ट्री मतलब कम सप्लाई, बराबर। चलो लिख लो फटाफट। ये जो साइज ऑफ इंडस्ट्री है ना, ऐसा पॉइंट एक आगे भी आएगा इसके बाद में, जो 8th वाला हम देखेंगे ना, इसमें भी आएगा। अभी के लिए लिखो 7 पॉइंट, 7 पॉइंट लिखो एक्सपेक्टेशंस। 7 पॉइंट लिखना एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइस, फ्यूचर प्राइस। मान लो आपका पेट्रोल पंप है, आपके पेट्रोल पंप पे अभी 100 रुपए पर लीटर से पेट्रोल बिक रहा है। रात 12 बजे न्यूज आ जाती है कि भैया कल सुबह से पेट्रोल का जो भाव है वो 100 रुपीज से बढ़ के 105 होने वाला है। अभी क्या भाव है? 100 रुपए पर लीटर। न्यूज आ गई कि मार्केट में अभी जो पेट्रोल है वो बिकेगा 105 पर लीटर का, मतलब फ्यूचर के बारे में आपको ऐसे एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस बढ़ेगी। यू एक्सपेक्ट प्राइस राइज, फ्यूचर के अंदर आपको क्या लग रहा है? प्राइस राइज। तो मुझे बताओ आज आपके पास जो स्टॉक है सारा का सारा बेचोगे या कल बेचोगे? ऑब्वियस है ना, कल बेचोगे। जो आज 100 रुपए बिकने वाला है आपको पता है कल 105 में बिकेगा, तो आप कल बेचोगे, मतलब आज का सप्लाई कम हो जाएगा, राइट। आज का सप्लाई कम हो जाएगा, मतलब प्रेजेंट सप्लाई, आज का जो सप्लाई है, आज का सप्लाई आपका हो जाएगा कम। एंड इफ यू आर एक्सपेक्टिंग, यू एक्सपेक्ट प्राइस डिक्रीज या प्राइस फॉल, अगर आपको लग रहा है प्राइस के अंदर कमी आने वाली, प्राइस कम होने वाले, तो आपका आज का सप्लाई बढ़ जाएगा। सिंपल है ना। आप सोचोगे कि आज के आज ही बेच दूं मैं, करेक्ट। आप सोचोगे आज के आज ही मैं सारा माल बेच दूं, मेरा सिंपल है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 8th, सिंपल था नहीं? चलो लिखो फटाफट। नेक्स्ट लिखना है नंबर ऑफ सेलर्स। ये जो साइज ऑफ इंडस्ट्री देखा ना हमने, वही है नंबर ऑफ सेलर्स। अलग अलग देने की जरूरत नहीं थी, बट इन्होंने दे दिया तो अपन भी ले लेंगे। अपने को नोट्स मॉडल के साथ ही पैरेलल रखने, सो दैट आप मॉडल भी देखो, ये देखो आपको लगना चाहिए कि हाँ हमने पूरा कवर किया है, राइट। मोर नंबर ऑफ सेलर्स, मोर नंबर ऑफ सेलर्स, लेस नंबर ऑफ सेलर्स। मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओ मोर नंबर ऑफ सेलर्स से तो क्या होगा, लेस नंबर ऑफ सेलर्स से तो क्या होगा। ठीक है, चलो बताओ और लिखो। लिखो फटाफट, ये मैंने बोलने की जरूरत नहीं है अभी, राइट। यू नो दिस।
क्या लिखा, बताओ क्या लिखा, मोर नंबर ऑफ सेलर्स है तो क्या लिखा, सप्लाई बढ़ेगा या कम होगा, अरे बहुत आसान चीज है ना, सप्लाई सेलर्स बढ़ गए तो सप्लाई ज्यादा, इसके अंदर क्या दिमाग लगाना, सप्लाई ज्यादा, लेस नंबर ऑफ सेलर्स है तो सप्लाई कम, करेक्ट हो गया, सारे के सारे डिटर्मिनेंट्स हो गए हमारे। इसके बाद में ऐसे कुछ होते हैं नॉर्मली, जैसे नेचुरल कैलेमिटी आ गई, कुछ अर्थक्वेक वगैरह आ गया, तो क्या होगा, ऑब्वियसली सप्लाई कम हो जाएगा ऐसे टाइम पे। इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का एक पॉइंट होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड्स अच्छे हैं, पानी मिल रहा है वहाँ पे, बाकी सारी जो फैसिलिटीज है ट्रांसपोर्टेशन वगैरह वो सब कुछ अच्छी है, तो वहाँ पे लोग प्रोडक्शन करेंगे, बेचेंगे, दूर दूर तक माल लेके जाएंगे, सप्लाई बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें आप लॉजिकली सोच सकते हो कि जैसे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या है, वो एंटरप्रेन्योर के गोल पे भी होता है कुछ, जैसे कोई कोई लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं ना, मेरा महीने का 1.5-2 लाख रुपए इनकम आ गया, मैं सेटिस्फाई हो गया, अगर मैं सप्लाई बढ़ाऊंगा ही नहीं, मार्केट में कितनी भी फेवरेबल पोजीशन आने दो, हाँ, मुझे मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो रहा है, प्राइसेस बढ़ रही है, लेबर आसानी से मिल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, पर मैं सेटिस्फाइड अगर हूँ 1.5-2 लाख के प्रोडक्शन के साथ, मैं मेरा सप्लाई नहीं बढ़ाऊंगा, भले कोई दूसरा कॉम्पिटिटर आके वो करेगा काम, बट मैं अपना खुद का सप्लाई नहीं बढ़ाऊंगा, ये भी हो सकता है। तो इट डिपेंड्स ऑन द गोल ऑफ द एंटरप्रेन्योर एज वेल, उसको बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। जियो ने सबसे स्टार्टिंग में जब लाया जियो, तो जियो पहले लॉस में था, आपको पता है ना, फ्री में दिया उन्होंने, करेक्ट, डू यू रिमेम्बर दैट सिनेरियो, 2000 आई थिंक 2017 था क्या, 2016 या 2016 था, आई थिंक 2016, तो 2016 या हाँ 16 में जब आया जियो, तो स्टार्टिंग में उन्होंने फ्री में दिया सबको, है ना, 3-4 महीने या 6 महीने तक उन्होंने फ्री में इंटरनेट दिया, तो वहां पे तो उनको लॉसेस हो रहे थे। अब आप अभी तक समझा रहे हो हमें कि नेट प्रॉफिट के लिए फिर आपका प्राइस माइनस कॉस्ट, प्रॉफिट बढ़ाता है कोई भी, अगर प्रॉफिट बढ़ता है तो ही सप्लाई बढ़ेगा, अगर प्रॉफिट कम हो रहा है तो सप्लाई कम होगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया, इन स्पाइट ऑफ इनकरिंग लॉसेस उन्होंने सप्लाई और ज्यादा करने लग गए, क्योंकि उनको मार्केट पेनिट्रेशन करना था, आज है क्या प्रॉफिट में, आज बहुत प्रॉफिट में, क्योंकि बाकी जो कॉम्पिटिटर्स है एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, उनको उखाड़ फेंका उन्होंने, आइडिया वोडाफोन को तो मर्जर करना पड़ा, उनको ध्यान में आया कि अकेले अकेले तो हम यहाँ पे जी नहीं पाएंगे, हम लोग कंपनी चला नहीं पाएंगे, तो उन्होंने मर्जर कर ली, करेक्ट। तो उस टाइम पे अंबानी का जो गोल था, मुकेश अंबानी का गोल वो ये था कि मैं मार्केट पेनिट्रेशन करूँ, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को एक्वायर करूँ, मैं प्रॉफिट बाद में कमा लूंगा, अभी मेरा लॉस भी हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसने उसके क्या हुआ, लॉस होने के बावजूद उसने सप्लाई बढ़ाया उसका, राइट। तो इसके लिए ये एंटरप्रेन्योर के गोल पे भी डिपेंड करते हैं, तो इसके लिए आपको जब भी आप कोई क्वेश्चन आएगा इसको केस स्टडी बेस, तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि ये क्या क्या चीजें इसके अंदर बोल रहे हैं, और उसको सोच के समझ के फिर उसका आंसर करना पड़ेगा, राइट। चलो मॉडल देखना है क्या, चलो वी विल सी द मॉड्यूल। ये देखो मॉड्यूल में आ गए हम लोग, हमने ये पहले दो देख लिए थे, पहले प्राइस ऑफ द गुड्स एंड प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। चलो एक बार रिवाइज करो, बोलो मुझे, प्राइस ऑफ द गुड अगर बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस ऑफ द गुड अगर कम होती है तो सप्लाई कम होगा, बोलो फिर से, प्राइस बढ़ी तो सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस कम हुई तो सप्लाई कम होगा, राइट। तो यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इनवर्स डायरेक्ट रिलेशनशिप, बराबर। नेक्स्ट है प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, अगर मेरा, अच्छा हाँ, यहाँ पे ये बोलो रिलेटेड गुड्स मतलब क्या है, कॉम्पिटिशन मतलब कॉम्पिटिटर्स या नहीं, क्या बोल सकते, कॉम्पिटिटिव या सब्सटीट्यूट या अल्टरनेटिव ऐसे गुड्स है, या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, या क्या है यहाँ पे, हाँ ये दोनों तीनों चारों ये नहीं है, यहाँ पे क्या है, रिलेटेड गुड्स का मतलब ये है कि ऐसे गुड्स जो कि आप मैन्युफैक्चर कर सकते हो विथ योर एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस, विथ योर एग्जिस्टिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उनके साथ में जिसको आप मैन्युफैक्चर कर सकते हो उसको यहाँ पे बोला गया रिलेटेड गुड्स। तो व्हीट और राइस ये रिलेटेड गुड्स है फॉर अ फार्मर, जो बंदा इसका लकड़ी का फर्नीचर बना रहा है, जो कबर्ड्स और बेड बना रहा है, उसके लिए कंप्यूटर टेबल ये रिलेटेड गुड्स हो गए, क्योंकि उसके एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, उसके एग्जिस्टिंग नॉलेज एक्सपर्टीज, उसका एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस, उसके एग्जिस्टिंग मार्केटिंग चैनल, ये सबके साथ में वो ये प्रोडक्ट बेच सकता है, इसके लिए वो उसके लिए हो गया रिलेटेड गुड्स। अगर कोई मेटल का फर्नीचर बना रहा है, तो मेटल के फर्नीचर के साथ साथ में उसको समझ लो लैपटॉप का स्टैंड बनाने को बोलो वो बना देगा, क्योंकि उसके लिए वो रिलेटेड गुड्स हो गए। तो यहाँ पे क्या होगा, रिलेटेड गुड्स के केस में अगर रिलेटेड गुड्स की प्राइस बढ़ गई, तो मेरे अभी जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसका मैं सप्लाई कम करके मैं उस पर शिफ्ट हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे ज्यादा प्रॉफिट कमाना है। और रिलेटेड गुड्स की प्राइस अगर, सॉरी मैंने उल्टा बोला क्या, रिलेटेड गुड्स की प्राइस अगर बढ़ गई बोला ना मैंने, एक सेकंड, रिलेटेड गुड्स की प्राइस अगर बढ़ गई तो मेरे एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन मैं कम कर दूंगा, एग्जिस्टिंग गुड्स का मैं प्रोडक्शन कम कर दूंगा, एंड आई विल शिफ्ट माय रिसोर्सेज टू दैट रिलेटेड गुड्स, सो दैट वहां पे प्राइस ज्यादा है तो मैं ज्यादा कमाऊंगा वहां पे। और मेरे रिलेटेड गुड्स की अगर प्राइस कम हो गई, तो मैं क्या करूंगा, उसके लिए जो मैं रिसोर्सेज यूज कर रहा था ऑलरेडी उसको शिफ्ट करूंगा और मेरा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट बनाऊंगा, ताकि मेरा इसके अंदर में प्रॉफिट कम हो। तो सिंपल चीज समझ लो, जिसकी प्राइस ज्यादा उसका सप्लाई ज्यादा, जिसकी प्राइस कम उसका सप्लाई कम। तो रिलेटेड गुड्स की अगर प्राइस बढ़ गई
तो मेरे एग्जिस्टिंग गुड्स का सप्लाई हो जाएगा कम एंड आई विल शिफ्ट माय रिसोर्सेस। ध्यान में आ गया आपको? सिंपल है। तो यहाँ पे है आपका इनवर्स रिलेशनशिप, मैंने कल आपको बोला था कि यहाँ पे लिख लो डायरेक्ट और इनवर्स, ठीक है। नेक्स्ट है प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब ही होता है आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर कॉस्ट बढ़ जाती है तो प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम हो गया तो सप्लाई कम, अगर कॉस्ट कम हो गई तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ गया तो सप्लाई ज्यादा। मतलब यहाँ पे भी क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है यहाँ पे, राइट, लिख लो वहां पे बाजू में इनवर्स रिलेशनशिप। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये अच्छे से पढ़ लो आप, इसके अंदर दोनों भी चीजें कवर करी हमने। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर अगर स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी आ जाती है, इन दैट केस आपका प्रोडक्शन और स्मूथ बनता है और तेज गति से बनता है, आपकी प्रोडक्शन की कॉस्ट कम हो जाती है। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, आपका सप्लाई बढ़ जाएगा। लेकिन नई टेक्नोलॉजी, नया इन्वेंशन अगर आपके प्रोडक्ट में आ गए कि भैया आप बना रहे हो टाइपराइटर, अब नया इन्वेंशन आ गया, कंप्यूटर लेके आ गए लोग, तो अभी टाइपराइटर बेचना आपका सप्लाई कम कम हो जाएगा, एक टाइम के बाद में बंद हो जाएगा। तो इसके लिए न्यू इन्वेंशन अगर हो गया प्रोडक्ट में तो नया प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा, पुराना प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। और अगर नया इन्वेंशन, नई टेक्नोलॉजी आ रही है आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, नई मशीनरीज आ रही है, नई मतलब फास्टर मशीनरीज आ रही है, जैसे सिंपल जेरोक्स का मशीन पता है कि आपको, मेरे मामा जी का शॉप है जेरोक्स का, तो इसके लिए मुझे एकदम अंदर से बात पता है। नॉर्मली आपने लगता है ना जेरोक्स की मशीन मतलब पेपर डालो वो स्कैन करता है जेरोक्स निकालता है। मेरे मामा जी की ऐसी मशीन है कि वो जब जेरोक्स के अंदर वो पेपर डालते हैं ना, समझ लो एक बंच डाल दिया उन्होंने 10 का, तो उसमें से जेरोक्स निकल जाएगा। अगर आपको चाहिए तो वो स्पाइरल बाइंडिंग भी करके देता है, उसको स्टैपल भी करता है, आपको अगर फाइल को लगाना है तो पंचिंग भी करके देता है, उसको पूरा सेट लगा के। मतलब आपने इतनी टेक्नोलॉजी उसके अंदर कि आपने अगर समझ लो 10 पेजेस 100 पेजेस का एक बुक है आपका, वो डाल दिया और जेरोक्स निकाला, आपके 10 दोस्तों को देना है आपको, तो आपने क्या किया, उसके 10 जेरोक्स बोले, तो वो मशीन ही खुद अलग अलग सेट बनाता है। सेट 1 स्टैपल, बाइंडिंग चाहिए तो बाइंडिंग, पंचिंग चाहिए तो पंचिंग करके अलग, फिर सेट 2 पूरा सेट बना के रेडी। तो उसके अंदर लेबर का काम ही नहीं कुछ, बस पेपर डाल दो, मशीन चालू कर दो, सेट बनेंगे, कस्टमर को दे दो, सिंपल। तो ऐसी नई नई टेक्नोलॉजी आती है, उससे फास्टर काम होता है, कॉस्ट कम होती है, तो सप्लाई बढ़ जाएगा अगर प्रोडक्शन प्रोसेस में नई टेक्नोलॉजी आई तो। लेकिन अगर नया प्रोडक्ट इन्वेंट हुआ तो फिर नए प्रोडक्ट का सप्लाई बढ़ जाएगा, कंप्यूटर का सप्लाई बढ़ जाएगा, टाइपराइटर का सप्लाई कम हो जाएगा। गेटिंग मी और नॉट? यस। श्योर। नेक्स्ट है गवर्नमेंट पॉलिसी, अगर गवर्नमेंट आपकी प्रोडक्ट को प्रमोट करता है सप्लाई बढ़ेगा, अगर रिस्ट्रिक्शन डालते हैं तो सप्लाई कम होगा, अगर वो टैक्सेस ज्यादा लगाते हैं, हेवी टैक्सेस लगाते हैं तो सप्लाई कम हो जाएगा, अगर वो सब्सिडीज देते हैं तो सप्लाई बढ़ जाएगा। गेटिंग मी और नॉट? यस। नेचर ऑफ कंपटीशन, अगर परफेक्ट कंपटीशन है, ज्यादा कॉम्पिटिटर्स है तो सप्लाई बढ़ेगा, अगर मोनोपोली है या लेस कंपटीशन है तो सप्लाई हो जाएगा कम। साइज ऑफ इंडस्ट्री, बिग साइज ऑफ इंडस्ट्री मोर सप्लाई, लेसर साइज ऑफ इंडस्ट्री लेस सप्लाई। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, अगर आपको लगता है आगे चल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो आप सोचोगे कि मैं आगे चल के माल बेचूंगा फ्यूचर में, आज का मैं सप्लाई कम कर देता हूँ। आपको पता चला रात में 12 बजे कि भैया सुबह 8 बजे से पेट्रोल की प्राइस बढ़ने वाली, आप रात भर पेट्रोल पंप बंद रखोगे, कुछ भी रीजन दे दोगे आप कि नहीं चल रहा है, सप्लाई नहीं है, बीमार है, लेबर नहीं आया, कुछ भी करोगे, पेट्रोल पंप बंद रखोगे, आप बोलोगे कल सुबह 8 के बाद में बेचेंगे क्योंकि ज्यादा प्राइस मिलेगी, ज्यादा प्रॉफिट कमाऊंगा मैं। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अगर ये है कि प्राइस बढ़ेंगे तो आप आज का सप्लाई कम कर दोगे, आपको लगता है फ्यूचर में प्राइसेस गिरेंगे तो आप आज का सप्लाई बढ़ा दोगे, जितना हो सकता है उतना माल आप बेच दोगे प्राइस पे, क्योंकि आगे चल के प्राइसेस कम होने वाली। नेक्स्ट है नंबर ऑफ सेलर, ज्यादा नंबर ऑफ सेलर्स है तो सप्लाई ज्यादा, कम नंबर ऑफ सेलर्स है तो सप्लाई कम। उन्होंने देखो अदर फैक्टर्स भी बोले, द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ गुड आल्सो डिपेंड्स अपॉन गवर्नमेंट्स इंडस्ट्रियल एंड फॉरेन पॉलिसीज। गवर्नमेंट की इंडस्ट्री से रिलेटेड और फॉरेन पॉलिसी जो है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। गोल्स ऑफ द फर्म, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, नेचुरल फैक्टर्स सच एज वेदर, फ्लड, अर्थक्वेक एंड मैनमेड फैक्टर्स सच एज वॉर, लेबर स्ट्राइक या कम्युनल राइट्स एक्सेट्रा। इसके अंदर आप सोच सकते हो, लॉजिक लगा सकते हो, हर एक चीज लिख के देने की जरूरत नहीं। जैसे सिंपली लेबर स्ट्राइक हो गया, क्या होगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा, सप्लाई कम, सिंपल है ना। अगर ये कम्युनल राइट्स हो गए, दंगे वगैरह हो गए, दंगे फसाद, अब दंगे फसाद हो रहे बाहर और आप ये सोचोगे कि मैं दुकान खुली रख के माल बेचूंगा या फैक्ट्री खुली रख के मैं प्रोडक्शन करूंगा, आप तो सब बंद रखोगे ना, ये तो आपको पता है कि लॉस हो जाएगा नहीं तो आप बंद रखोगे, मतलब सप्लाई कम हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा दिमाग लगा के आप ये सब कुछ कर सकते हो, इसके अंदर ज्यादा कुछ लिखने की वगैरह जरूरत नहीं। सिंपली अगर एक एक बार मैं सिर्फ बोल दूं कि गवर्नमेंट की इंडस्ट्रियल और फॉरेन पॉलिसी अगर फेवरेबल है तो सप्लाई ज्यादा, अगर एडवर्स है तो सप्लाई कम। गोल्स ऑफ द फर्म, अगर फर्म चाहती है एक्सपांड करे तो सप्लाई ज्यादा, फर्म अगर वो सेटिस्फाइड है अपना अभी जो बिजनेस उसमें वो सेटिस्फाइड है या उनको अभी बंद करने की इच्छा है आगे चल के, तो सप्लाई कम कर देंगे। इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, रोड्स, ब्रिजेस, डैम्स, वाटर सप्लाई, ये सब कुछ अगर अच्छा है तो सप्लाई बढ़ेगा, ये खराब है तो सप्लाई कम होगा। नेचुरल फैक्टर सच एज वेदर, फ्लड, अर्थक्वेक
ये सब कुछ चीज़ें, ये अगर आपको अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, ऑब्वियसली सप्लाई कम हो जाएगा। मैनमेड फैक्टर्स है, वॉर है, लेबर स्ट्राइक, कम्युनल राइट्स, ये सब अगर हो रहे तो सप्लाई कम। अगर बहुत शांति है, अच्छा स्टेबल है, सब कुछ माहौल अच्छा है, सप्लाई ज्यादा। ओके, so with this we have completed the determinants of supply. In the next lecture we will see the law of supply. Okay, चलो, रुकना है नहीं रुकना है, कंटेंट में आओ, पहले आओ कंटेंट में। अपने को वो भी देखना है ना यहाँ पे कि हमने क्या क्या कंप्लीट कर दिया, राइट, उसको भी हम टिक करते जाएंगे। करेक्ट, चलो आओ कंटेंट पे आओ। ये जो है हमारा डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई अभी हो चुका है। सो वी हैव कंप्लीटेड 3.1 एंड 3.2 मीनिंग ऑफ सप्लाई एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। मैंने बोला था ना सप्लाई के अंदर वो जल्दी जल्दी होता है, ये डिमांड के अंदर डिटर्मिनेंट्स पढ़ने को आई थिंक 3 या 4 लेक्चर लग गए थे अपने, तो वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। डिमांड के अंदर वहाँ पे पोर्शन भी ज़्यादा है, हर एक चीज़ थोड़ी डीप पे भी दी है उन्होंने, तो यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, तो आपका ये जल्दी हो जाएगा। ओके, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो फिर 3.1 एंड 3.2 ऑलरेडी कंप्लीटेड। फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी 3.3 द लॉ ऑफ सप्लाई। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।